तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेसेशन के बारे में। रेसेशन कैसे होता है, क्यों होता है, कुछ फैक्टर्स हम डिस्कस करने वाले हैं एंड इन फैक्टर्स को हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में भी डिस्कस करने वाले हैं, जिससे एट द एंड हम ये कंक्लूड कर सकेंगे कि इंडिया में रेसेशन पॉसिबल है या नहीं। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो दोस्तों नमस्कार, मैं हूं देवेश राठौर एंड वेलकम टू माय चैनल इन्वेस्टिंग टिप्स। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे आपको ऐसे ही वीडियोज़ आगे मिलते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम रेसेशन को समझते हैं कि रेसेशन होता क्या है। किसी भी कंट्री में गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड अगर कंजम्पशन में कमी आती है तो हम इसको रेसेशन मानते हैं। नेशनल ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च के इकोनॉमिस्ट की माने तो रेसेशन को मेजर करने वाले सबसे बेस्ट फैक्टर हैं अनएम्प्लॉयमेंट, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंड रिटेल सेल्स। जब भी किसी भी कंट्री में या इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट अगर बढ़ता है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कम होता है, रिटेल सेल्स कम होती है, तो इसके कारण रिसेशन आ सकता है। और आसान शब्दों में बात करें, अगर लगातार 2 क्वार्टर में जीडीपी किसी कंट्री या इकोनॉमी का कम होता है तो ये रिसेशन की ओर संकेत करता है। पहले कई बार एक इन्वर्टेड बॉन्ड यील्ड कर्व से भी रिसेशन को प्रेडिक्ट किया गया है। तो अभी इन्वर्टेड बॉन्ड यील्ड कर्व क्या होता है? जब शॉर्ट टर्म में बॉन्ड यील्ड लॉन्ग टर्म की तुलना में अधिक होती है तो एक इन्वर्टेड बॉन्ड यील्ड कर्व डेवलप होता है। अगर आप बॉन्ड स्कोर अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप मेरा प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, या आई बटन पर क्लिक करके आपके बॉन्ड से रिलेटेड सारे डाउट्स 10 मिनट में क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों अभी सभी लोग रेसेशन के बारे में बात क्यों कर रहे हैं? आप इन कुछ कंट्रीज का यील्ड कर्व देखेंगे किस तरह से ये इन्वर्टेड होते जा रहा है। मीन्स शॉर्ट टर्म में यील्ड बढ़ते जा रही है एंड लॉन्ग टर्म में कम होते जा रही है। तो ये इन्वर्टेड बॉन्ड यील्ड कर्व को हम बुरा क्यों मानते हैं? मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, अगर आप एफडी बुक करते हैं, आप फिक्स डिपॉजिट करते हैं बैंक से एंड बैंक आपको 1 साल पर 7.5% का रिटर्न दे रहा है एंड 2 साल की एफडी पर 6.5% का रिटर्न दे रहा है, तो आप कौन से ईयर की एफडी बुक करेंगे? इट इज़ ऑब्वियस कि आप 1 साल की एफडी बुक करेंगे, क्योंकि उस पर आपको हायर इंटरेस्ट मिल रहा है एंड 1 साल में जब उसको मैच्योरिटी आ जाएगी, जब एक्सपायर हो जाएगी, उसके बाद आप फिर से 1 साल की एफडी बुक कर देंगे। तो इस तरह से आप शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टमेंट प्रेफर करेंगे लॉन्ग टर्म की तुलना में, जब आपको शॉर्ट टर्म में इंटरेस्ट ज़्यादा मिल रहा है। अब इसको हम बॉन्ड से समझते हैं। कोई भी कंपनी, किसी भी कंट्री में गवर्नमेंट्स बॉन्ड इशू क्यों करती हैं? क्योंकि वो आपसे फंड चाहती हैं, आप उस पर इन्वेस्ट करें एंड बदले में वो आपको इंटरेस्ट पे करें। तो आप जब किसी भी बॉन्ड को बाय करेंगे तो आप शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स प्रेफर करेंगे, क्योंकि शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स में आपको ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। आप लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स बाय नहीं करेंगे। इसको एग्जांपल से समझते हैं कि इंडिया में गवर्नमेंट अगर बॉन्ड इशू करती है एंड उस पैसे का इस्तेमाल सपोज किसी सिटी में मेट्रो प्रोजेक्ट में वो पैसा लगाना चाहते हैं, जिसमें मिनिमम आप 5 से 10 साल का टाइम लगता है। बट अगर शॉर्ट टर्म में बॉन्ड यील्ड अधिक होगी तो लॉन्ग टर्म के बॉन्ड्स लोग बाय नहीं करेंगे। अगर लॉन्ग टर्म के बाय नहीं करेंगे तो ये जो पैसा उनके पास आएगा गवर्नमेंट के पास, उस फंड का इस्तेमाल लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स में जैसे कि मेट्रो डेवलपमेंट में नहीं कर पाएंगे, जिससे इकोनॉमी पर काफ़ी असर होता है। क्योंकि जो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स हैं, जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, वो नहीं हो पाते हैं कंप्लीट पैसों की शॉर्टेज के कारण एंड इसके कारण इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर असर होता है एंड रोजगार लोगों को कम मिलेगा, क्योंकि अगर गवर्नमेंट स्पेंड नहीं कर पाएगी पैसा तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा उस कंट्री में एंड अल्टीमेटली ये एक रिसेशन का कारण होता है। एंड दैट्स वाई जो इन्वर्टेड बॉन्ड यील्ड कर्व किसी भी कंट्री इकोनॉमी के लिए बुरा माना जाता है। तो ये तो सिर्फ हमने एक फैक्टर डिस्कस करा, इन्वर्टेड बॉन्ड यील्ड कर्व। इसके अलावा भी कई सारे फैक्टर्स होते हैं जो रिसेशन का कारण होते हैं, बट हम इन फैक्टर्स को पहले समझेंगे और उसके बाद हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में इसको देखेंगे, जिससे हम लास्ट में कंक्लूड कर पाएंगे कि इंडिया में रिसेशन पॉसिबल है या नहीं। तो सबसे पहले तो जो हमारा फैक्टर है इन्वर्टेड यील्ड कर्व, इसको हम देख लेते हैं। फिलहाल में इंडिया का बॉन्ड यील्ड कर्व इन्वर्टेड नहीं है, बट हम कह सकते हैं उस और बढ़ रहा है, क्योंकि लास्ट 6 मंथ में शॉर्ट टर्म बॉन्ड यील्ड बढ़ते जा रही है एंड लॉन्ग टर्म बॉन्ड यील्ड कम होते जा रही है, जिसके कारण बॉन्ड यील्ड कर्व लगभग फ्लैट हो गया है। मे बी इन फ्यू मंथ पॉसिबिलिटीज आर देयर कि हमें इन्वर्टेड यील्ड कर्व देखने को मिल सकता है, जो कि इंडिया में रिसेशन आने के चांसेस को बढ़ाता है। जैसा कि यूनियन मिनिस्टर मिस्टर नारायण राणे हैज सेड कि इंडिया में रिसेशन जून के बाद आ सकता है। हालांकि इंडियन गवर्नमेंट ऐसा ना हो उसके पूरे प्रयास कर रही है। अब दूसरा फैक्टर डिस्कस करते हैं, वो है इन्फ्लेशन। अब इन्फ्लेशन किसी भी कंट्री में रिसेशन का कारण कैसे बन सकता है? जब भी गुड्स एंड सर्विसेज के दाम बढ़ने लग जाते हैं, इन्फ्लेशन बढ़ने लग जाता है किसी कंट्री पे, तो अल्टीमेटली इसका असर कंज्यूमर्स पर पड़ेगा, उनकी परचेजिंग पावर पर असर पड़ेगा एंड जब उनकी परचेजिंग पावर खत्म होने लगेगी, धीरे धीरे कंजम्पशन खत्म होने लगेगा, इसका असर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन पर होगा एंड जब प्रोडक्शन कम होगा तो कंपनीज लॉस में होने लग जाएगी एंड लॉस में होगी तो वो जॉब्स कट करने लग जाएगी एंड अल्टीमेटली ये कारण होता है किसी भी कंट्री में रिसेशन का।
इंडिया में होलसेल प्राइस इंडेक्स के आधार पर कैलकुलेटेड एनुअल रेट ऑफ इन्फ्लेशन दिसंबर 2022 में 4.95% से गिरकर जनवरी 2023 में 4.75% हो गया है। एंड ऐसा लगातार 8वीं बार हुआ है कि इन्फ्लेशन कम हुआ है, जबकि जनवरी 2022 में WPI इन्फ्लेशन वॉज 13.68%। थैंक्स टू RBI मॉनेटरी पॉलिसी, जिसके कारण इन्फ्लेशन कंट्रोल हुआ है। RBI ने पिछले साल से लगातार रेपो रेट में बढ़ोतरी करी है। बट स्टिल आप देखेंगे फूड इन्फ्लेशन पिछले कुछ मंथ से अप ट्रेंड है, जिसके कारण लोअर इनकम ग्रुप सफ़र कर सकता है। बट ओवरऑल इन्फ्लेशन इंडिया में अभी एक टॉलरेबल स्टेट पर है। RBI के अनुसार 5% तक का इन्फ्लेशन इंडिया की ग्रोथ के लिए अच्छा माना जाता है। तो इन्फ्लेशन के आधार पर हम बोल सकते हैं कि इंडिया में रिसेशन नहीं आना चाहिए। अब तीसरा फैक्टर डिस्कस करते हैं, वो है डिफ्लेशन। अब इन्फ्लेशन का जस्ट अपोजिट होता है डिफ्लेशन। जब किसी भी कंट्री एंड इकोनॉमी में सर्विसेज एंड गुड्स के प्राइसेस कम होने लग जाते हैं तो ये एक रिसेशन का कारण बन सकता है। वो कैसे? क्योंकि जब प्राइसेस कम होंगे लोगों के अंदर ये भावना रहेगी, ये एक साइकोलॉजी होती है, नॉर्मल भी हमारी साइकोलॉजी होती है कि हम चीज़ों की प्राइसेस कम होने का वेट करते हैं, उसके बाद परचेस करते हैं। फॉर एग्जांपल हम दिवाली का वेट करने लग जाते हैं कि दिवाली ऑफर आएगा तब मैं टीवी वॉशिंग मशीन खरीदूंगा। इस तरह से जब ऑलरेडी किसी भी कंट्री में अगर प्राइसेस जो है कम होते जा रहे हैं तो लोग उस चीज़ का और फर्दर वेट करने लग जाते हैं, जिससे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन पर काफ़ी असर होता है। लोग जो कंपनीज़ हैं लॉस में जाने लग जाती हैं। अल्टीमेटली लॉस में अगर कंपनीज जाएगी तो जॉब्स कट होने लग जाएगी, जॉब्स कट होगी तो अल्टीमेटली इससे रिसेशन जो है किसी भी कंट्री में आ सकता है। एंड ये डिफ्लेशन की स्थिति इन्फ्लेशन से भी काफ़ी खराब मानी जाती है, क्योंकि ये ग्रोथ को रोक देता है, किसी भी कंट्री को बर्बाद कर सकता है। तो फिलहाल में ऐसी कंडीशन हमारी कंट्री में या किसी भी कंट्री में नहीं है। अब फोर्थ फैक्टर डिस्कस करते हैं। अगर GDP में लगातार 2 क्वार्टर में गिरावट आती है तो ये रिसेशन की ओर संकेत करता है। एक कंट्री की इकोनॉमिक हेल्थ उसकी GDP से बताई जाती है। अगर 2 लगातार क्वार्टर में GDP कम होती है तो ये एक संकेत देता है कि कंट्री रिसेशन की ओर बढ़ रही है। इंडिया के केस में देखें तो आप डायग्राम को देख सकते हैं, लास्ट 2 क्वार्टर में GDP कम हुई है, जो कि एक रिसेशन का कारण बन सकती है। अब पांचवा फैक्टर डिस्कस करते हैं, वो है हायर इम्पोर्ट देन एक्सपोर्ट। अब जब भी किसी भी कंट्री के लिए अगर इम्पोर्ट अगर हायर होगा एंड एक्सपोर्ट कम होगा तो इससे फिस्कल डेफिसिट बढ़ने लग जाएगा। फिलहाल में इंडियाज इम्पोर्ट इज हायर देन एक्सपोर्ट, जिसके कारण करंटली इंडिया का फिस्कल डेफिसिट 1.27 बिलियन डॉलर है। बट पिछले साल से कंपेयर करें तो फिस्कल डेफिसिट कम हुआ है, बट स्टिल इंडिया का फिस्कल डेफिसिट काफ़ी अधिक है। फिस्कल डेफिसिट बढ़ने से फॉरेक्स रिजर्व पर दबाव बनता है एंड इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व ईयर 2022 की शुरुआत से ही लगातार कम हो रहा है, जो कि एक इकोनॉमी के लिए अच्छा संकेत नहीं है। सिक्स्थ फैक्टर डिस्कस करते हैं, वो है इकोनॉमिक शॉक। अब किस तरह से इकोनॉमिक शॉक किसी भी कंट्री के लिए अच्छा नहीं है, रिसेशन का कारण एक मोस्ट रिसेंट एग्जांपल है हमारे पास कोविड-19 का। इस पेंडेमिक के कारण किस तरह से लोगों की जॉब चली गई थी, बिजनेस ठप हो गए थे, लोग जो लोन्स लेके अपना बिजनेस स्टार्ट करे थे वो अपनी EMIs पे नहीं कर पा रहे थे। तो ये कारण होता है कि इकोनॉमिक शॉक, जिसके कारण किसी भी कंट्री में रिसेशन आ सकता है। हालांकि गवर्नमेंट्स ट्राई करती है ऐसे इकोनॉमिक शॉक की जो असर को कम करने के लिए कुछ पॉलिसीज़ रूल्स ला सकती है। फॉर एग्जांपल इंडिया में उस टाइम पर लोन पर मोरेटोरियम लागू कर दिया था, तो इस पॉलिसी के आने से लोग अपनी EMIs को एक्सटेंड कर सकते थे। जब कंट्रीज स्टार्ट हो जाती, जब बिजनेस स्टार्ट होता, उसके बाद आप आपकी EMIs पे कर सकते थे। तो ये एक सुविधा गवर्नमेंट के द्वारा दी गई, जिसके कारण लोग बर्बाद होने से बच गए, बिजनेस ठप होने से बच गए। तो इस तरह से गवर्नमेंट्स कुछ पॉलिसीज़ ला के इकोनॉमिक शॉक के असर को कम कर सकती है। बट एक इकोनॉमिक शॉक एक कारण होता है किसी भी कंट्री में जो है बेरोजगारी दर बढ़ा सकता है एंड उस कारण से रिसेशन की शुरुआत हो सकती है। 7th फैक्टर डिस्कस करते हैं, एसेट बबल बस्ट। जब मार्केट बूम पर है, बुलिश है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो ऐसे टाइम पर लोग अननेसेसरी रिस्क लेने लग जाते हैं एंड स्पेकुलेटिव हो जाते हैं। ऐसे टाइम पर वो बैंक से लोन लेते हैं, डेट ज़्यादा बढ़ा लेते हैं एंड उस पैसे को स्टॉक मार्केट में, प्रॉपर्टी में लगा देते हैं। बट हर चीज़ का एक लेवल आता है, एक पीक आता है, उसके बाद से जब इकोनॉमी में डाउन टर्न आता है, उस साइकिल में डाउन टर्न आता है, तो ऐसे में लोग बर्बाद हो जाते हैं, इकोनॉमी बर्बाद हो जाती है, बैंक्स बर्बाद हो जाते हैं। यही 2008 में हुआ था, जब लोगों को लग रहा था कि मार्केट अभी और बूम पर जाएगा, सब कुछ अच्छा हो रहा था, सब कुछ बुलिश था एंड लोगों ने अननेसेसरी रिस्क लेके लोन कितना सारा लोगों ने बैंक से उठा लिया था एंड उस लोन को लोगों ने प्रॉपर्टी में, स्टॉक मार्केट में लगा दिया था। एंड जब ये मार्केट गिरने लगा तो धीरे धीरे लोगों के जो पैसे डूबने लगे, तो ये
इसके कारण पूरी इकोनॉमी बर्बाद हो गई, बैंक्स बर्बाद हो गए एंड इसके कारण एक ग्रेट डिप्रेशन का टाइम आया, एक रेसेशन का टाइम आया जो कि सभी को पता है। उस टाइम का रेसेशन सबसे बड़ा माना जाता है। तो ये कारण है जिसके कारण रेसेशन आ सकता है। इसको हम मिन्स्की मूवमेंट भी बोलते हैं। एक इकोनॉमिस्ट हैं हाइमन मिन्स्की, उन्होंने ये थ्योरी दी थी कि किस तरह से एक बुलिश मार्केट हायर स्पेकुलेशन का कारण बन सकता है एंड जब इकोनॉमी में डाउनटर्न आता है तो उसके कारण लोग बर्बाद हो जाते हैं, इकोनॉमी बर्बाद हो सकती है एंड इसके कारण रेसेशन एक कंट्री में आ सकता है। तो दोस्तों हमने ये 7 फैक्टर्स डिस्कस करे, इसमें से 3 फैक्टर्स बता रहे हैं कि इंडिया में रेसेशन आ सकता है एंड 4 फैक्टर्स बता रहे हैं कि नहीं आना चाहिए। तो पहला जो फैक्टर हमने देखा इन्वर्टेड यील्ड कर्व का, किस तरह से इंडिया का इन्वर्टेड जो यील्ड कर्व है वो इन्वर्टेड होते जा रहा है एंड इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट को समझा, किस तरह से अभी हमारा फिस्कल डेफिसिट चल रहा है एंड फॉरेक्स रिजर्व कम हो रहा है एंड हमने देखा कि किस तरह से जीडीपी का जो डेटा अभी रिसेंट आया है उसमें हमने देखने को मिला कि किस तरह से 2 क्वार्टर में जीडीपी जो है डाउन गई है। तो ये जो 3 फैक्टर्स जो हमको बता रहे हैं कि इंडिया में रिसेशन आ सकता है, बट इसका कंक्लूजन मैं आप लोगों पर छोड़ता हूँ। आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए कि इंडिया में रिसेशन आ सकता है या नहीं आ सकता है। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इन सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें जिससे आपको और भी इसी तरह की वीडियोस आगे मिलते रहेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं फिर कभी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।